Hello and welcome back to the class of holding companies. In this video, I'm going to discuss the next 5 questions, that is question number 16 to 20. I got a good response from you people. The assignments which I sent to you are all correct and almost every balance sheet is matched. So let's start question number 16 without wasting any more time. In this question, we are going to discuss about dividend and intercompany owings. Intercompany owings आपने कर रखा है टॉपिक, डिविडेंड भी आपने कर रखा है टॉपिक. तो लेट्स स्टार्ट. From the following balance sheet on 31st March 2015 of a holding company and its subsidiary company, prepare a consolidated balance sheet. In this particular question, you can see that the old goodwill is also appearing in the books of accounts on the asset side. When Control was acquired, S Limited had 40,000 in general reserve and 30,000 in surplus. मतलब हमारा टोटली प्री प्रॉफिट जनरल रिजर्व और सरप्लस में गिवन है. इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स हमने 16,000 रुपए के डिविडेंड मिला है जो गलती से हमारे सरप्लस में क्रेडिट हो रखा है. तो आपको पता है कि जो चीज़ गलती से डिविडेंड में क्रेडिट हो रखी है उसको हम वहाँ से माइनस कर देंगे. Debtors include 20,000 due from S Limited, whereas creditors of S Limited includes 15,000. So this is what to do in that case. और जो डिफरेंस है वो कहता वो चेक इन ट्रांजिट है, मतलब अभी रेमिटेंस है जो अभी जा रहा है, तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे ही पड़ेगा बच्चों. कैश एट बैंक के साथ रेमिटेंस इन ट्रांजिट आप 5,000 का शो कर दो और इंटर कंपनी ओइंग्स जो हैं वो 20,000 की क्रेडिटर्स और डेटर्स में से माइनस कर देना. ठीक है. 20,000 के जो होंगे वो हमारे होंगे अपना डेटर्स में से माइनस और क्रेडिटर्स में से 15,000 होंगे क्योंकि हमने 5,000 बैंक में भी तो ऐड करा है ना कैश एंड ट्रांजिट का, तो तभी दोनों का इफेक्ट होना चाहिए 2020 का. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अगर मैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं आप लोगों को तो इट इज़ वेरी सिंपल. जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड की ट्रीटमेंट क्या होगी. जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का आपका शेयर होगा वो भी आप कैपिटल रिजर्व या गुडविल के टाइम पे यूज करोगे और जो रॉन्गली आपने सरप्लस में डाल दिया उसको वहां से माइनस करोगे. तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16. इसमें कुछ है ही नहीं. इफ आई डू इट ऑन द बोर्ड ऑल्सो इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. हमारे पास जनरल रिजर्व का शेयर और सरप्लस का शेयर गिवन है जो टोटली प्री है. इट इज 40 and 30,000 रिस्पेक्टिवली. सीधा इसको 70,000 को हम होल्डिंग और माइनॉरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. रेवेन्यू प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो हमारे पास जो जनरल रिजर्व पड़ा था वो 70,000 ओपनिंग सरप्लस और जनरल रिजर्व का मिला के ओपनिंग था. तो अब जो हमारे पास प्रॉफिट अर्न हो रखा है जितना भी होगा उसमें से ये प्री वाला माइनस कर दोगे तो पोस्ट आ जाएगा, उसमें आप होल्डिंग और माइनॉरिटीज में डिवाइड कर देंगे. जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल निकालेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से हमारी फेस वैल्यू को माइनस करना है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,90,000 और फेस वैल्यू है 1,60,000 और जो डिविडेंड है प्री एक्विजिशन का वो गिवन है 16,000. आपको गिवन ही है अमाउंट डिविडेंड का, तो एक यहाँ से माइनस हो गया और दूसरा इफेक्ट इसका सरप्लस में से माइनस हो जाएगा. माइनस कैपिटल प्रॉफिट का जो भी हमारा शेयर होगा वो माइनस हो जाएगा. माइनॉरिटीज अगर मैं निकालूं तो 20,000 में से 16,000 शेयर अगर मेरे हैं तो उनके रह गए 4,000 शेयर्स. उनमें उनका कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का ऐड कर दोगे शेयर. अगर मैं सरप्लस की भी बात करूं तो जितना होल्डिंग कंपनी का सरप्लस पड़ा है उसमें जो हमने सरप्लस डिविडेंड क्रेडिट कर रखा था वो डिविडेंड यहाँ से हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, तो आई गेस यू कैन डू ऑफ योर ओन. और जो ओल्ड गुडविल अपीयर कर रही है वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैपिटल रिजर्व आता है या गुडविल आता है. अगर तो कैपिटल रिजर्व आता है और ओल्ड गुडविल है तो उसको सेट ऑफ करके लिखोगे. अगर दोनों गुडविल आते हैं तो दोनों को ऐड करके लिखोगे. मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के, आप लोग खुद ट्राई करना. होल्डिंग का जो आंसर आएगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 70,000 हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट है. इसको आप बांट लीजिएगा शेयर में.
रेवेन्यू भी निकल गया। हमारे पास जो फाइनल आंसर गुडविल या कैपिटल रिजर्व का आएगा वो आएगा 2000 नेट बताया मैंने। माइनॉरिटीज का जो मेरे पास आंसर आने वाला है दैट इज 66,000 और सरप्लस का जो आंसर आने वाला है दैट इज माय 1,22,000 और मैंने इसका इंटर कंपनी और इसका भी बता दिया। क्रेडिटर्स में से पूरा 20,000 का 20,000 माइनस हो जाएगा और डेटर्स 15,000 माइनस हो जाएगा क्रेडिटर्स में से और डेटर्स में से 20 माइनस करके जो 5,000 है वो ऐड करना है कैश में। तो दोनों का इफेक्ट देखो 15 ही पड़ रहा है ना, बैलेंस शीट हमारी मैच होनी चाहिए तो वो हो जाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। एक बार आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए। इसके बाद मैं 17th क्वेश्चन रीड आउट करने जा रहा हूँ। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 17th क्या कहते हैं? Seventeenth question says that payment of dividend and common transaction और ledger balances हरी बुक्स की और सूरी लिमिटेड की आपको गिवन है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जनरल रिजर्व पे डेट है और नीचे लिखा हुआ है हरी लिमिटेड एक्वायर्ड 8,000 शेयर्स। तो उनके टोटल शेयर्स 10,000 हैं तो हमने 8,000 ले लिए तो कितने परसेंट राइट्स ले लिए? 80%। स्टॉक इंक्लूड 6,000 फ्रॉम स्टॉक परचेज, ये आपको पता है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट ये आपने की हुई है। क्रेडिटर्स का भी डेटर्स का भी इंटरकंपनी होंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट इज द जॉन ऑफ द क्वेश्चन। सरप्लस अकाउंट ऑफ हरी इंक्लूड्स डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर 13-14 received from Suri Limited which declared and paid after 1st July 2014। मतलब जुलाई 2014 में जो डिविडेंड पे होने जा रहा है वो रिलेट कौन से साल का करता है? 13-14 का। और जो बैलेंस है सरप्लस का वो है एक्विजिशन पे 26,000 का और डिविडेंड हमने इसमें से डिक्लेयर किया आफ्टर 1st जुलाई। तो ध्यान से दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर आर यूनिफॉर्म, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इसमें मेन पॉइंट जो है वो डिविडेंड का ही है कि जो डिविडेंड है वो सरप्लस में से डिक्लेयर हुआ है 1/4/2014 को। जो आपके पास सरप्लस गिवन है वो कितना गिवन है पहले वो चेक करते हैं हम। इट इज 26,000 रुपीज। ठीक है, 26,000 रुपीज का सरप्लस गिवन है और डिविडेंड डिक्लेयर इस पे कितना हुआ है? 1 लाख का 10%, मतलब सूरी लिमिटेड की शेयर कैपिटल पे 10%, मतलब डिविडेंड हो गया 10,000 रुपीज। तो जो 26,000 है पहले तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे बच्चों मंथ्स फैक्टर लगा के, क्योंकि जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना वो बीच में हुआ है, जुलाई में हुआ है। तो अप्रैल मई जून तक का जो प्रॉफिट रहेगा वो कुछ और रहेगा, राइट। और जुलाई के बाद वाला जो प्रॉफिट रहेगा मार्च तक का वो कुछ और रहेगा। तो डिविडेंड अब आपने किस में से दिया है उसकी ट्रीटमेंट आप ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम इस पे लिखते हैं कैपिटल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आपके पास जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? हमारे पास जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में डेट के साथ गिवन है वो है 34,000 रुपीज और जो सरप्लस है ओपनिंग वो है 26,000। उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर हो गया 16,000 का। तो मतलब जो बाकी का सरप्लस रह गया कितना रह जाएगा? 10,000 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कितना सरप्लस रह गया? 16,000 रह गया ना। तो ये जो 16,000 रुपीज है ये हमारा टोटली प्री हुआ और जो प्रॉफिट हुआ 26,000 का उसके 3 मंथ्स अप्रैल मई एंड जून, क्योंकि जुलाई 1st को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो 26,000 इंटू 3 मंथ्स अगर आप करते हो तो ये आता है आपके पास 6,500 रुपीज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टोटल हमारा कैपिटल प्रॉफिट जो आएगा इट इज आई गेस 56,500, जिसको आप होल्डिंग और माइनॉरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो मतलब इन शॉर्ट हमने ऐसा क्यों किया है, हमने डिविडेंड के ऊपर मंथ्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि कॉमन सेंस जो डिविडेंड है वो इस साल का डिविडेंड नहीं है। जो इस साल का डिविडेंड है दैट इज बैलेंस इन सरप्लस अकाउंट वाज दिस 2 डिविडेंड्स आपको गिवन है ना,
सरप्लस इंक्लूड्स डिविडेंड 10% फॉर द ईयर, तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, मतलब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं हम, दिस इज माय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि इस सरप्लस में हमने उसको इंक्लूड कर रखा है। दोबारा से लाइन पे पढ़िए, surplus of Hari includes a dividend at the rate of 10% for 13-14 received, which was declared and paid after 1st July 2000 and जो भी ईयर है आपकी बुक में, तो इसलिए उसमें मंथ्स भी हमने लगाने हैं। मतलब इन शॉर्ट जो 26,000 है उसको पहले मैंने 3 मंथ्स में कैलकुलेट तो कर लिया, वो मेरा प्री प्रॉफिट हुआ। तो पोस्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 26,000 इंटू 9/12, 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट होगा। और वो कितना बनता है आप करके देखो अपने कैलकुलेटर्स पे, इट इज नथिंग बट 19,500। ये मेरा कौन सा प्रॉफिट निकल गया, रेवेन्यू प्रॉफिट। इसको मैं किस में बांट दूंगा, होल्डिंग में और माइनॉरिटीज में। अब क्या करना है, बात खत्म हो गई। अब जो डिविडेंड है वो 10,000 है। अब इस डिविडेंड का हमारा शेयर सिर्फ कितना बनता है, 80%, क्योंकि हमने सिर्फ 80% शेयर्स लिए हुए हैं। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या मैंने कराया कि डिविडेंड को माइनस करना है, तो वहां पे डिविडेंड का 80% अमाउंट इंक्लूड, मतलब डिडक्ट करने वाले हो। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 2 लाख है, फेस वैल्यू और कैपिटल प्रॉफिट, और डिविडेंड आप सिर्फ 80% ही माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 66800। सिमिलरली माइनॉरिटीज का जब आप आंसर निकालोगे वो आप निकालोगे 35200। और जो सरप्लस जिसका मैंने कहा था वर्किंग नोट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है और ये डिविडेंड जो इंक्लूड करा होगा 80% वो भी यहां से क्या हो जाएगा माइनस। तो डिविडेंड का आंसर आना चाहिए 176,400। तो मार्क दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक इकलौता क्वेश्चन है जो प्रॉफिट्स को डिवाइड कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि डिविडेंड की डेट कुछ और है क्वेश्चन के अंदर। तो अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी बुक में और नहीं मिलेगा। तो दिस क्वेश्चन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फ्रॉम फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो लोगों ने आगे CA CS करना है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिविडेंड रिवैल्यूएशन बोनस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। देखो डिविडेंड हम कर ही रहे हैं, साथ साथ रिवैल्यूएशन आप कर चुके हो, बोनस आप कर चुके हो, प्री एंड पोस्ट। कंटिंजेंट लायबिलिटी, बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हिच मे और मे नॉट बी पेएबल इन द फ्यूचर। तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है it is shown as a footnote in the balance sheet. So let's start the question without wasting any more time. Prepare consolidated balance sheet in the books of H Limited from the following balance sheet of H and S are given information as on 31st March 2015. शेयर कैपिटल में आपको प्रेफरेंस दे दिया, जनरल रिजर्व के साथ आपको डेट दे दी, सरप्लस गिवन है और नीचे आपको इन्वेस्टमेंट की भी डेट गिवन है। बच्चों ध्यान दीजिए, गुडविल भी गिवन है क्वेश्चन में ओल्ड, और 30 सितंबर को आपने परचेज करे तो मतलब प्री और पोस्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो वो 6-6 महीने बनेंगे। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। सरप्लस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस, शुक्र है इन्होंने क्रेडिट बैलेंस दिया है 1 लाख का। डिविडेंड ऑफ 15% वाज पेड बाय एस कंपनी इन अक्टूबर फॉर द ईयर एंडेड। फिर से डिविडेंड जो है उस पे भी डेट दे दी है, और हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसकी डेट है 30 सितंबर। चलो दैट इज इजी, कि नहीं तो डबल मंथ्स लगते हैं, यहाँ पे 6-6 महीने ही लगेंगे क्योंकि डेट सेम हो गई। इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स 40,000 फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड इंक्लूडिंग, ये आपको पता है क्या करना है। प्लांट एंड मशीनरी वर रीवैल्यूड एट 3 लाख व्हिच स्टूड इन द 2 लाख इन द बिगिनिंग। बड़ा ही अच्छा पॉइंट दिया उसने। देखो जो हमारी मशीनरी की वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर वो 1,80,000 है, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी 2 लाख, मतलब 20,000 क्या हो गई, डेप्रीसिएशन हो गई। तो 20,000 अगर डेप्रीसिएशन हो गई और 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, तो हमारी 10% आ गया रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ये मैंने आपको निकालना सिखाया था कि डेप्रीसिएशन अपॉन टोटल ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो अगर मैं अब 2 लाख के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगाऊं 6 महीने के लिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन 6 मंथ्स के अकॉर्डिंगली अगर हम करेंगे क्योंकि डेट गिवन है, तो डेप्रीसिएशन बनेगी 10,000। अब 2 लाख में से अगर 10,000 चली गई डेप्रीसिएशन, तो आज उसकी वैल्यू क्या हो गई 1,90,000, जिसको हम रीवैल्यू कर रहे हैं 3 लाख पे।
तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,10,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा एक बार फिर से, मशीनरी के पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है। आई थिंक वीडियो में मैक्सिमम पार्ट यही वाला क्वेश्चन लेगा आज। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनेगा मशीनरी का, जो हम पहले भी कर चुके हैं। हमें मशीनरी की वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में 180, मतलब रिटन डाउन वैल्यू, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 2 लाख। मतलब ये हुआ कि इस पे डेप्रीसिएशन कितनी आ गई, ₹20,000 डेप्रीसिएशन आ गई। अगर मैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकाल लूं तो डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, यानी कि 20,000 अपॉन 2 लाख इनटू 100 करके डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 10%। अब 2 लाख के ऊपर अगर मैं 10% फॉर 6 मंथ्स लगाऊं तो वो बनता है 10,000। मतलब इन शॉर्ट 2 लाख में से अगर 10,000 गया तो वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 190, जो आज हम रीवैल्यू कर रहे हैं 3 लाख पे। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1,10,000। मतलब इसके ऊपर और एडिशनल डेप्रीसिएशन भी चार्ज होगी, जिसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे। तो ये पहले तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट मैंने आपको फिर से याद दिला दिया कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सीधा ही नहीं आंखें बंद करके मशीनरीज को माइनस कर दो कि 1 लाख से रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिविडेंड कितने परसेंट था, 15% था। तो एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 15% डिविडेंड हो गया 60,000 रुपए। बोनस इश्यू हमने पोस्ट में से दिया है, तो डेफिनेटली ये हमारी माइनॉरिटीज, हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करेगा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो है वो पेंडिंग है, हार्डली मैटर्स, इसको तो हमने फुटनोट में ही शो करना है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। ये पहला वर्किंग नोट था क्वेश्चन नंबर 18 का, जिसमें हमने डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी निकाली है और हमने ये भी निकाला है कि कितनी एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी 1,10,000 पे, और हमने उसकी एक्चुअल प्रॉफिट भी निकाला है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,10,000 का। तो 18th क्वेश्चन में अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले सरप्लस का बैलेंस जो मेरे पास है वो है 1 लाख। आप देख सकते हो, आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1,10,000 का, और जो मशीनरी की रिवैल्यूएशन हुई है वो भी हुई है 1,10,000। टोटल जो प्रॉफिट मेरे पास अब तक आया है वो कितना आएगा, 1,10,000 और 1,10,000 होता है 2,20,000 और 1 लाख होता है 3,20,000 मेरा आ गया कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, हमने डिविडेंड अनाउंस करा है 1 अक्टूबर को, मतलब डिविडेंड पे फिर से मंथ्स लगेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लगवाए हैं। अब जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर हुआ है ना। पिछले क्वेश्चन में तो ये था बच्चों कि उसमें इंक्लूड किया हुआ है सरप्लस में, लेकिन यहाँ पे तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। पिछले क्वेश्चन में था पिछले साल का डिविडेंड है, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2014 को ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, पे हो गया। इनफैक्ट पढ़ो लाइन, वाज पेड, तो मतलब हमने प्री एक्विजिशन को अफेक्ट करेगा हमारा ये डिविडेंड। अब जो हमारा डिविडेंड का अमाउंट है वो कितना है, पहले वो चेक करते हैं। हमारा डिविडेंड का अमाउंट बनता है 4 लाख के ऊपर 15%, तो डिविडेंड तो बना 60,000 रुपीज। ठीक है, डिविडेंड कितना बना हमारा, 60,000 रुपीज। अब जो सरप्लस है बैलेंस शीट के अंदर, सरप्लस का अमाउंट एस लिमिटेड का है 1,80,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर मैं सरप्लस का अकाउंट बनाऊं, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, स्टार्टिंग में था सरप्लस 1 लाख, अब है 1,80,000 रुपीज। मैंने डिविडेंड पे कर दिया 60,000 रुपीज, तो ये बनता है 240 माइनस 1 लाख 140। मतलब ये 140 दोनों को अफेक्ट करेगा, प्री को भी और पोस्ट को भी। तो ये जो 140 आया है इसमें आधे साल का यानी कि 6 मंथ्स का कैपिटल प्रॉफिट है और 6 मंथ्स का एक पोस्ट प्रॉफिट है। तो 1,40,000 का 6/12 कितना बना, 70,000 रुपए। तो हाफ मैंने उसका कर दिया, क्योंकि डेट हमारी जो डिविडेंड की है वो बिल्कुल हमारी एक्विजिशन वाली है। तो हमारा जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट है आधा, वो भी कैपिटल नेचर का भी है और आधा पोस्ट नेचर का भी है।
ठीक है। अब जो डिविडेंड हमने 60,000 दिया है वो दिया भी तो इसी प्रॉफिट में से, तो वो भी तो माइनस होगा ही, तो -60,000 हमारा डिविडेंड कैपिटल, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ डिविडेंड इज सेम इन द क्वेश्चन। तो हमारे पास 3,70,000 में से अगर 60,000 गए, 3,70,000 कैसे, 3,90,000 में से अगर 60,000 गए तो जो भी हमारा आंसर आएगा 330, दैट इज माय टोटल कैपिटल प्रॉफिट 3,30,000। इसको आप डिवाइड कर देना होल्डिंग और माइनॉरिटीज में। तो मैं एक बार दोबारा से ये स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास सरप्लस पड़ा है 1 लाख, जनरल रिजर्व पड़ा है और मशीनरी की रिवैल्यूएशन मैंने बनवा दी। उसके बाद मैंने सरप्लस का अकाउंट बनाया, क्योंकि डिविडेंड जो है वो प्री एक्विजिशन में से जा रहा है और डेट ऑफ एक्विजिशन भी गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट्स बचे हैं 140, दोनों में डिवाइड होने चाहिए बिकॉज द डेट इज सिमिलर। और डिविडेंड हमारा मेन कैपिटल प्रॉफिट्स में से जा रहा है, तो उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट। तो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू प्रॉफिट्स की माय डियर स्टूडेंट्स, तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो मैंने निकाल ही दिया था 70,000 रुपीज। अगर आधा प्री है तो आधा क्या होगा, पोस्ट। तो अगर मैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी निकाल लूं तो उसका आंसर आ गया जी पहला तो 70,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बिल्कुल होगी। डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 1,10,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगी। तो 1,10,000 पे 10% होता है 11,000, उसका आधा हो गया 5,500 मेरी क्या आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई। अब बोनस इशू, बोनस भी आपने पोस्ट में से दिया है और बोनस का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, चेक कीजिए पॉइंट नंबर 5, बोनस इशू ऑफ 40,000, तो वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा जो आंसर आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट्स का, इट इज आल्सो इट इज अराउंड 24,500। तो इसको आप होल्डिंग और माइनॉरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब हम बात करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की या कैपिटल रिजर्व की। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, वर्डिंग पे जाना है हमें। सृष्टि, आपको इस क्वेश्चन में डाउट था, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि बोनस हमने इसमें दिया है, तो पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए 4,80,000 आई गेस। फेस वैल्यू माइनस करोगे, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर माइनस करोगे, डिविडेंड। अच्छा, अब डिविडेंड 60,000 था, उसमें से सिर्फ होल्डिंग का शेयर माइनस होना चाहिए, सारा डिविडेंड माइनस मत कर देना। बोनस 40,000 था, उसमें से भी सिर्फ होल्डिंग का शेयर माइनस होना चाहिए, सारा मत कर देना। तो जो हमारा आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर बता रहा हूं 2500, क्योंकि ओल्ड गुडविल भी क्वेश्चन में गिवन है, तो खुद से दिमाग लगाओ। गुडविल आती है तो गुडविल को ऐड कर देना उसमें, कैपिटल रिजर्व आता है तो सेट ऑफ कर देना। हाँ जी, फिर हम निकालेंगे माइनॉरिटीज का आंसर। अब माइनॉरिटीज का क्या सीन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, प्रेफरेंस भी गिवन है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस उनका शेयर इक्विटी का पार्ट, उनका कैपिटल प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू प्रॉफिट, उनका बोनस का शेयर, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 23,862 रुपीज। ये आपको चेक करोगे कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसके बाद जो मैंने कहा था वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो ही सरप्लस वाला, उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, खुद निकाल लेना, वो माइनस होगा। और जो डिविडेंड होगा वो भी यहां से होल्डिंग का शेयर माइनस होगा, होल्डिंग का डिविडेंड का शेयर। तो डिविडेंड के दो इफेक्ट्स हो गए हमारे, सरप्लस में हमने उसको डाल रखा है तो उसको हमने ठीक करना है। That's all. Question number 18 is done, but it is very important, and this type of question can come in CA examination as well. Moving towards the next level, question number 19, that is dividend, bonus issue and intercompany owings. Balance sheet of H&S Limited is given below. Surplus account includes an interim dividend of 10% received from S company. एक बात याद रखो, सरप्लस अकाउंट में हमने इंटरिम डिविडेंड को इंक्लूड करके रखा हुआ है 10% का। तो जो सरप्लस है ना हमारा बैलेंस जितना भी होगा होल्डिंग कंपनी का, उसी में ही तो इंक्लूड करना होता है इस डिविडेंड को। और उसने बोला भी देखो क्या है, जो एस कंपनी से डिविडेंड मिला मतलब कि ठीक कर रखा है, इसकी कोई एडजस्टमेंट होनी ही नहीं चाहिए। बाकी मैं क्वेश्चन पे आगे पढ़ के बताऊंगा कि इसकी कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं। तो लेट्स मूव फर्दर। Surplus account stood at this, general reserve as this, revaluation of plant and machinery, और इतने शेयर्स हमने ज्यादा पे खरीदे हैं 20,000 के, तो हार्डली मैटर्स
स्टॉक इंक्लूड्स 8000, ये आपको पता है क्या करना है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी अमाउंट आपको गिवन है। बोनस इशू प्री में से हुआ है 60000 का, बस बांट लेना होल्डिंग माइनॉरिटीज में, दैट्स इट। बाकी चीजें सिंपल हैं। क्वेश्चन इज वेरी इजी। जनरल रिजर्व का बैलेंस आप देख सकते हो बच्चों, आपको क्वेश्चन में गिवन है 3000 रुपीस ओपनिंग सेकंड एडजस्टमेंट। सरप्लस आपको गिवन है 77500। बोनस आपने दिया है 60000 का, उसको आप माइनस कर देना, प्री में से दिया है। जो भी बचेगा उसमें मशीनरी की अगर एप्रिसिएशन हो रही है तो ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन हो रही है तो माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका कैपिटल प्रॉफिट वो आना चाहिए, इट शुड बी ₹40500। लेट्स चेक आउट, आता है आप लोगों का आंसर। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट तो बिल्कुल ही सिंपल है, जितने रिजर्व्स रह जाएंगे वो आएगा 33500, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में बोनस की जब इश्यू आप करोगे तो सिर्फ अपने होल्डिंग के शेयर को देखना। कैपिटल रिजर्व आएगा 20400। माइनॉरिटीज का जो आंसर आएगा वो आएगा 56800। और सरप्लस जिसका इंपॉर्टेंट नहीं होता वर्किंग नोट, उसका आंसर आएगा 384,800। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इजी। इंटरिम डिविडेंड का मैंने कहा ही था कुछ नहीं करना, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना उसमें शेयर होल्डर्स की हमें कोई भी जरूरत नहीं होती उनकी परमिशन की। इंटरिम डिविडेंड इज नॉट अ फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल डिविडेंड की ट्रीटमेंट आपने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कराया था। अगर इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है तो हार्डली मैटर्स, इंटरिम डिविडेंड इज जस्ट a dividend before preparing the final accounts, but final dividend is done after preparing the final accounts. आज मैं तुम्हें इन दोनों डिविडेंड्स के बारे में थ्योरेटिकल डिफरेंस भेजूंगा, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने की आगे जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से वही पॉइंट्स हैं, बोनस, रिवैल्यूएशन एंड इंटरकंपनी ओइंग्स। इसमें ब्रैकेट में आपको बिल्स पेबल में दे रखा है अमाउंट, इंटरकंपनी ओइंग्स का कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी बिल्स डिस्काउंटेड के गिवन है, वो आपको पता है क्या करना है। S Limited made a bonus issue out of 1 for every 2 shares held, capital reserve by an equivalent amount, but the transaction is not shown in the balance sheets. Hardly matters आप करोगे इशू। इंटरेस्ट रिसीवेबल्स इंक्लूड 100 रुपीज, ये इंटरकंपनी ओइंग है। डायरेक्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल, ओके। डायरेक्टर्स ने फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू किया और उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू 5000 से कम की। तो जो कैपिटल प्रॉफिट है उसके लिए कैपिटल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है 55,000 रुपीज का, आपको मिल गया होगा। उसमें से आपने पहले बोनस इश्यू देना है, क्योंकि उसने बोला है, पढ़ो, एस लिमिटेड मेड अ बोनस इश्यू आउट ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स। पहले तो शेयर्स खुद निकालना, और जो भी शेयर्स का अमाउंट आएगा बोनस का उसको कैपिटल रिजर्व से क्या कर देने का, माइनस। तो कैपिटल रिजर्व जितना रह जाएगा वो प्री है। उसके बाद सरप्लस जो होगा वो प्री, जनरल रिजर्व होगा वो प्री। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 100 रुपीज का, वो भी प्री प्रॉफिट में आएगा, आपका कैपिटल प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि उसने बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंटिंग टू ₹100 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ड्यू बाय पी लिमिटेड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट्स ऑफ एस लिमिटेड। तो मतलब प्री एक्विजिशन से पहले का हुआ है, तो जो 100 रुपीज रेक्टिफाई नहीं हुए वो भी आप प्री में ही डालोगे। फिक्स्ड एसेट्स को आपने कम किया है तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है हमने पहले, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में कैपिटल रिजर्व में से बोनस का अमाउंट माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में कैपिटल रिजर्व में से बोनस का अमाउंट माइनस करेंगे। वो क्यों करेंगे, बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एरर, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, उसको यूटिलाइज करना है। बैलेंस शीट में हमने शो नहीं करा तो हम कर रहे हैं उसको अल्टीमेटली। सरप्लस और जनरल रिजर्व जैसे आप डालते हो डालोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीवेबल, तो वो भी ऐड होगा 100 रुपीज का, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, माइनस कर करके ऐड कर करके जो फाइनल आंसर आना चाहिए, इट शुड बी ₹23100। तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा रेवेन्यू के लिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे आप निकालते हो वैसे ही निकालोगे। बोनस का ध्यान रखना इसमें। गुडविल आएगी 31520 की, और माइनॉरिटीज का जो आंसर आएगा वो आएगा 34620। सो विद दिस आई
complete this chapter, holding companies, from my side. Now you have to do more practice. I'll send you more assignments on this topic. Hopefully you'll understand this concept and make all the consolidated balance sheets under this holding companies. It's a wonderful chapter, wonderful concept regarding dividends, interim dividend, final dividend, proposed dividend given inside the balance sheet, and so on. Thank you for watching.